अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हम जल्दी से जो आपका तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी जो आपको करने हैं। और क्योंकि आपको अब कल एग्ज़ाम है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा जो आप इस वीडियो को देखने में लगा हो, तो मैं जल्दी से आपको बताऊंगी इन टॉपिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है और आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना है सोशोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमारी जो इसमें मतलब जो हम इसको क्यों इसमें पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, तो इसका क्या है मतलब मीनिंग तो पता होना चाहिए ना सबसे पहले हमें। तो आप बोल सकते हो जो ये सोसाइटी है, ये एक वर्ड सोसाइटस जो कि एक लैटिन वर्ड था। लैटिन एक लैंग्वेज है, वहाँ से लाया गया है और सोसाइटस होता था ये वर्ड पहले, उससे हमारा सोसाइटी बना। ये आपको रखना है क्योंकि हो सकता है इस पे एमसीक्यू बने आपका। उसके बाद है जो सोशोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं ये हमारी ये सोसाइटी है उसको उसकी साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी इसको बोला जाता है। और जो ये ब्रांच ऑफ साइंस है मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक जो इंसान है उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो इंसान है उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं हम सोशोलॉजी में। उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए जो एक इंसान है वो अकेले नहीं रह सकता है ना। जैसे आप भी अपने घर घर पे रहते हो, आप सिर्फ मतलब अकेले तो नहीं रहते हो ना, दूसरे जो आपके घर पे रहते हैं लोग या आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, कोई कोई चीज़ ऐसी होगी या बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आप उन पे डिपेंडेंट हो, यानी आप अकेले नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और वो सोसाइटी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसके बाद है उसको मतलब जितने भी हमारी सोसाइटी में मेंबर्स हैं, अगर उसको अपने मतलब अपनी लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से चलाना है तो उसको बाकी मेंबर्स पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका ये बोल रहा है कि यानी जो पहले जब इंसान आया था इस दुनिया में, एक इंसान क्या होता था, वो एक हंटर गैदरर होता था। यानी वो अपना जो खाना है वो जंगलों में वो रहा करता था। जो जंगलों में जो भी नीचे खाना या फ्रूट्स वगैरह मिलता था उसको वो खाता था और एनिमल्स को वो हंट करता था, यानी एनिमल्स का शिकार करता था। उस तरीके से वो मतलब अपनी लाइफ जीता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे उसने जो है डेवलपमेंट की। ठीक है, वो ऐसे जो उसने वो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी हो गई, वो ऐसे नहीं अकेले अगर वो होता तो नहीं हो पाता है ना। अभी जो हम जिस जगह पे अभी हम हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, तो ये आप अकेले अगर होते इस दुनिया में आप कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है ये हमारी सोसाइटी के लोगों की वजह से हुआ है, हमारी सोसाइटी की वजह से हुआ है। उसके बाद है जो जितना भी मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, जो एक इंसान का सोशल नेचर था, मतलब वो अकेले ना रह के दूसरों के साथ मिलजुल के रहना वो पसंद करता है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसको मतलब जो सोसाइटी में वो रहा, उसने एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें वो मतलब एक दूसरे के ऊपर उन्होंने मतलब ये आइडियाज़ वगैरह बनाए, जिससे मतलब जो ये मिलजुल के लोग रहने लगे, जिसकी वजह से उस बंदे पे भी जो एक इंडिविजुअल है उस पे भी कंट्रोल रहा और जो बाकी लोग हैं उनके बिहेवियर पे भी कंट्रोल आ गया। तो जिसकी वजह से मिलजुल के लोगों ने आइडिया शेयर किए, उससे क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो जो सोशोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी हम सोसाइटी को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें हम जो ये सोशोलॉजी है ये हमारी जो सोशल लाइफ है, सोशल चेंज है, मतलब सोसाइटी में जो भी चेंज वगैरह आता है, तब्दीलियाँ वगैरह आती हैं, या इन तब्दीलियों के क्या कॉजेज़ हैं, किन वजहों से होता है, और अगर कोई चेंज आता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हम पे या एक इंसान पे, क्या उसका फ़र्क पड़ेगा, उसके उसके ह्यूमन बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारा हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशंस है वो दी गई हैं। सबसे पहले जो JF क्यूबर है वो बोलते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, मतलब इट इज़ अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यानी हम यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, मतलब जो एक इंसान के बाकी जो लोगों के साथ वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिलेटेड है उनके साथ, तो उसको हम इसी में पढ़ते हैं सोशोलॉजी को। ठीक है, ये उसी की स्टडी करना है साइंटिफिक तरीके से। उसके बाद एरिस्टोटल है वो बोलते हैं कि ये जो हमारी सोशोलॉजी है ये क्या है, इससे हम एक जो इंसान है वो सोशल वैल्यूज़ क्या है, उसकी सोसाइटी के क्या वैल्यूज़ वगैरह हैं और वो कैसे उस सोसाइटी में रह सकता है, उसका कल्चर क्या है, वो सारा सीखता है सोशोलॉजी की वजह से। उसके बाद जो जॉनसन है वो बोलते हैं कि जो सोशोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स है, यानी इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद जो महात्मा गांधी है वो बोलते हैं कि एक इंसान की जो मतलब एक इंसान सॉरी जो
लोगों की जो वॉइस है वो खुदा की वॉइस है। तो ये कौन बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं। और ये भी आपको यहाँ पे लगेगा ये नहीं है इसके रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लोग बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल मत बोल रहा है, तो ये इसीलिए सोशोलॉजी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। यानी ये लोगों का बोल रहा है कि जो बहुत सारे लोग जो एक किसी बात को बोलेंगे ना, इसका मतलब है कि वो सही हो सकती है, जबकि एक अगर इंसान बोलेगा, बहुत बार होता है कि वो मतलब उसका वो एक इंसान सोच रहा है तो वो गलत भी हो सकता है। बट जब बहुत सारे लोग, कोई जैसे मेजॉरिटी आती है, तो हम उसको मेजॉरिटी को हमेशा बोलते हैं ना कि हाँ ये सही बात हो सकती है। तो वो यही बोल रहे हैं, यानी जब बहुत सारे लोग मिल के जो बोलेंगे तो वो जो गॉड है वो भी वही बात बोलेंगे। चलो जी, अब हम करेंगे मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स सोशोलॉजी, यानी स्पोर्ट्स जो सोशोलॉजी है उसका क्या मतलब है। यानी अगर हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो हमें वैसे ही कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही कुछ देखना पड़ेगा ना, तो वही हम देखेंगे कि अब स्पोर्ट्स सोशोलॉजी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो यहाँ पे बनेगा नहीं इधर से, जो ये वाला मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स सोशोलॉजी, ये 5 का नहीं हो सकता है, बट 3 का हो सकता है। या यहाँ से ये आ सकता है आपका MCQ आ सकता है। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है ये आपका सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, यानी एक जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एक हिस्सा है, छोटा सा एक मतलब हिस्सा है, सब डिसिप्लिन है उसका, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद जो ये सब डिसिप्लिन है आपका, ये लगभग पिछले 40 साल से बहुत मतलब आगे आ रहा है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है। लोग इसको, जो हमारे जो कोचेस वगैरह हैं या हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के ट्यूटर्स वगैरह हैं, वो सारे इसको, या जो लिख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की किताबें वगैरह जो इसको स्टडी कर रहे हैं, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस पिछले 40 साल से दे रहे हैं। पहले इसको इतना नहीं दिया जाता इम्पोर्टेंस, पर तब पिछले कुछ 40 साल से इसको अच्छी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी है ये हमारी सोशोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें हम जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जो हमारे जो ये होते हैं एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनका सोशल बिहेवियर हम समझ पाते हैं। यानी वो किस तरीके से, अगर हम देखते हैं उनको कि ये कैसे चल रहा है इंसान, जैसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं ना कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप समझ जाओगे, है ना। तो सेम यहाँ पे सोशोलॉजी में हम उसका बिहेवियर पढ़ते हैं, जिस तरीके से वो बात करेगा, जब चलेगा, वो क्या हरकतें करता है, उसकी बेसिस वो हमें समझने में, फिर हम वो एक मीनिंग देते हैं अपने उस चीज़ को, उसके बिहेवियर को समझ के, वो हमें वो बिहेवियर समझने में हमें कौन मदद देता है? हमारा स्पोर्ट्स सोशोलॉजी। किन का बिहेवियर समझने में? जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं हमारे साथ उनका, और जो किस तरीके से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको समझने में हमें हेल्प देता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आप ये स्टडी करते हो कि रोल मतलब हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है या क्या रोल रहा है हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स का। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सोशोलॉजी की। सबसे पहले आपको आ सकता है वहाँ पे कि राइट डाउन मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी, ये 5 मार्क्स का बन सकता है ऐसा सवाल। तो सबसे पहले आपको सेम वहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, फिर थोड़ा सा ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है, और कोशिश करना वहाँ पे आप पॉइंट्स में लिखो, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में यहाँ पे दिया है ना, सेम आपको पॉइंट्स में लिखना। पैराग्राफ प्लीज़ नहीं लिखना पैराग्राफ में, क्योंकि उससे आप मतलब एग्जामिनर को टाइम लगेगा चेक करने में, तो हो सकता है कि मार्क्स कट जाएँ। तो अगर सुनोगे, सीधे आप क्या करना, इसमें लिखना, पॉइंट्स में लिखना, और उससे वो जो फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा बच्चे ये चीज़ें नहीं देखते हैं, तो इसीलिए अगर जो बच्चा अलग करता है वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और फिर अगर आपका दिन अच्छा हुआ तो आपको ये भी मिल सकते हैं अच्छे मार्क्स भी। चलो हम देखते हैं आप सीधे से इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले ये हम इसमें स्पोर्ट्स एथिक्स, यानी हम मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं ना, या एथिक्स होता है कोई ऐसे प्रिंसिपल जो इंसान को सही राह दिखाते हैं, जो इंसान को सही और गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं, अच्छे और बुरे में समझ सिखाते हैं, वो सारा हम इसमें डेवलप कर जाते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन क्या है, हमें कैसे कंपेनियनशिप क्या है, हमें अगर हम दूसरे बंदे के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको फिर कुछ भी बोल दें, उसको मारें, या उसको गेम में किसी को पता ही नहीं चलेगा तो हम उसको धक्का दे देंगे, ऐसे ये सारी चीज़ें गलत है ना। तो यही हम इसमें सीखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम ये सीखते हैं। उसके बाद है हम इसमें हमारा करैक्टर, एक जो इंसान है उसका करैक्टर बिल्ड हो जाता है, मतलब उसका करैक्टर और अच्छा बन जाता है। करैक्टर आपको पता है, मतलब जो इंसान किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, चलता है, मतलब अच्छी जो चीज़ें होती है ना हमारे कैरेक्टर की, वो सारी इसमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद एक इंसान में जो डिसिप्लिन है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है जितनी भी हमारी गेम्स वगैरह हम खेलते हैं, उससे मतलब हर एक गेम में ऐसा नहीं होता है कि डिसिप्लिन के बगैर आप खेलते हो, सब में डिसिप्लिन होता है ना। तो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी में भी हमें डिसिप्लिन वगैरह सिखाया जाता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह के।
और इसमें हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह जो हम कैसे अपने जो आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे लीड कर सकते हैं, वो सारी हम इधर से सीख पाते हैं। यानी एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, एक लीडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी हमारी थ्रू सोशोलॉजी डेवलप हो जाती हैं या स्पोर्ट्स सोशोलॉजी डेवलप होती है। उसके बाद एक बच्चे को जो है एडजस्टमेंट करने में, यानी वो चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ वो अगर उसको लग गई या कुछ हो गया तो वो रोना स्टार्ट कर देगा या कुछ खेलेगा ही नहीं। बट वो हो सकता है वो मतलब कोशिश करेगा कि नहीं, अगर मेरे को अब लग भी गई तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं वापस से मतलब इसको चोट को ठीक करूं और अच्छे से वापस से कोशिश करूं खेलने की, या अलग अलग चीज़ों में एडजस्ट करना वो सीख लेता है। यानी कभी होता है कि कोई गेम खेलने में आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे ठंड होती है, बट आपको खेलना, बट आप वहाँ पे रोना लगाओगे, यार मेरे से तो नहीं होगा, यहाँ पे मैं नहीं खेलूँगा ये गेम। तो उससे क्या होगा, यानी आप वहाँ पे नखरे दिखा रहे हो। वो यहाँ पे आप उसको आपको पता चलता है जब आप स्पोर्ट्स सोशोलॉजी वगैरह पढ़ते हो तो आपको समझ आता है वो सारी गलत चीज़ें हैं। तो जो भी जैसे भी आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प देता है अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हो तो, या स्पोर्ट्स सोशोलॉजी पढ़ते हो। उसके बाद आपको हार्मनी होता है, एक साथ रहना, एकता के साथ रहना, वो सारा यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद सोशोलॉजी हमें उसमें हेल्प करती है। उसके बाद जो सोशोलॉजी है इसमें हम मतलब अलग अलग हमारे दिमाग में बहुत बार होता है कि हम लोगों को लेके अलग अलग अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप्स वगैरह या प्रेजुडिसेस वगैरह पाल लेते हैं, जबकि वो सच नहीं होता है। किसी एक इंसान को हमने देखा और उसी की बेसिस पे हम पूरे उसकी जो लोग हैं उसके जैसे उन सबको हम वैसे ही जज करते हैं। तो वो सारा जब हम देखते हैं, जब अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या सोशोलॉजी हम पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री उन लोगों की पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो हमें पता चलता है नहीं यार, वो लोग तो अलग है, वो जैसा मुझे था दिमाग में उनकी इमेज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो किससे हो जाता है, हमारे सोशोलॉजी के साथ। अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, एक जो गेम्स और स्पोर्ट्स है वो एक इंसान का कल्चरल हेरिटेज कैसा है, कैसे है। तो आप देखोगे जो कल्चर है ना, ये एक मतलब बहुत बड़ी टर्म है। मतलब इसमें आपका जो कि एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी का बाकियों पे क्या असर है वो दिखाता है। जैसे इंडिया को हम बोलेंगे, आपका इंडिया का क्या कल्चरल हेरिटेज है। मतलब इंडिया में आप देखोगे अलग अलग आर्ट बहुत ज़्यादा है, अलग अलग आपके आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और हमारे यहाँ पे अराउंड मतलब 1600 के अराउंड हम मतलब हमारे इंडिया में लोगों की मदर टंग्स है। मतलब जो बच्चा पहली बार बोलता है वो वाली जो उनके घर पे बोली जाती है, वो 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है वैसी। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी मिल के मतलब एक हमारा वो इन्फ्लुएंस डालती हैं बाकी कंट्रीज़ पे, हमें हमें मतलब इज़्ज़त देती हैं बाकी कंट्रीज़ के सामने। तो उसको हम बोलते हैं कल्चर। तो आप बोल सकते हो कल्चर में हमारा आर्ट आता है। आर्ट मतलब हो गया कि जैसे आर्किटेक्चर वगैरह, आर्ट में सॉरी आर्किटेक्चर नहीं आएगा, आर्ट में आपका आएगा जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं या मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, वो सारा इसमें आता है। आइडियाज़, व्यूज़ वगैरह, यानी लोग किस तरीके से सोचते हैं, नॉलेज कैसी है सोसाइटी की, वो सारा इसमें आ जाता है। तो मैंस कल्चरल हेरिटेज इन्फ्लुएंसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो एक इंसान को कितनी मतलब अपने जो एक इंसान का कल्चरल हेरिटेज कितना है उसके पास, वो उसकी जो पर्सनैलिटी है, यानी एक मतलब जो हमारी कंट्री है उसमें मतलब उसका कैसा कल्चरल हेरिटेज होगा, वो उससे क्या होगा, एक इंसान जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी पे भी वैसा ही असर पड़ेगा। तो उसके बाद जो कल्चर है ये हमें एक निशन या एक कंट्री की इमेज दिखाता है, ठीक है। यानी वो कंट्री कैसी होगी वो हम अगर उसका कल्चर देखेंगे कैसा है, कल्चर देख के हम बता सकते हैं। उसके बाद जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये हमारे कल्चरल हेरिटेज में बहुत अपना रोल निभाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताना ये कब से मतलब कर रहे हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो मतलब जो एंशिएंट टाइम होता था, मतलब पुराना टाइम जब एक इंसान हंटर गैदरर हुआ करता था, उस टाइम पे जो इंसान है वो बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता था। यानी जो उसकी बेसिक नीड्स वगैरह थी, यानी वो चाहे हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, सब कुछ उसके सामने तो नहीं आता था ना, उसको खुद जाके करना पड़ता था। तो नाउ दीज एक्टिविटीज़, तो आप देखोगे आजकल वही सारी एक्टिविटीज़ हम कैसे करते हैं, मतलब गेम्स में, मतलब कंपटीशंस होते हैं वैसे ही गेम्स मतलब करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी गेम्स हैं जिनमें हम वो तीर का यूज़ करते हैं। तो पहले ज़माने में हम तीर किस लिए यूज़ करते थे, जानवरों को पकड़ने के लिए, या पत्थर का यूज़ किया करते थे। तो वो वैसे उसको थोड़ा चेंजेस उसमें ला के हम उसको एज अ कंपटीशन आजकल ये करते हैं।
उसके बाद जो गेम्स और स्पोर्ट्स वगैरह हैं स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिबिटिंग द कल्चरल हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड प्रमोट सेंस ऑफ। तो आप देखोगे जो हमारी गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे अभी इंडिया की चाइना के साथ नहीं बन रही है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो वहाँ पे अब इंडिया के लोग वहाँ पे खेलने भी नहीं जाएंगे। जैसे वहाँ पे गेम्स वगैरह होंगी तो इंडिया के भी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो बट वो जाएंगे, एथलीट्स वगैरह हमारे जाएंगे खेलने के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, इससे सेंस ऑफ कोऑपरेशन आ जाता है। जब वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के बच्चों से मिलेंगे तो उससे उनको पता चलेगा कि हाँ ये जो हमें इमेज इनके बारे में पाल रखी है वो शायद गलत है, वो शायद सच नहीं है। या वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सीखेंगे, टीम स्पिरिट वगैरह सीख जाते हैं थ्रू ये जो आपका कल्चरल हेरिटेज है इसके। अब आपका उसके साथ बाद है जो ये है द कंट्रीज़, जो कुछ कंट्रीज़ आप देख लेना उन्होंने गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या क्या दिया है। बेसिक्स तो आपको पता होगा, जैसे चाइना ने क्या किया है या इंडिया की क्या है। इंडिया में जो गेम्स है ये सारी मैंने दी, आप इसको नज़र दे देना। तो अब आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ हम कैसे फ़िज़िकल एजुकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। तो जो आपका है लीडरशिप क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक मतलब जब एक इंसान के पास ऐसी कोई एबिलिटी हो जिससे वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, बाकी लोगों पे एक असर डाल सके, उनको मोटिवेट कर सके या उनको मतलब कुछ काम करने के लिए, और अपनी मतलब उनको इस तरीके से चलाए कि वो सक्सेस उनको मिल जाए। कोई गेम में उनको इतने अच्छे से सिखाए, वो गेम उनको इतने अच्छे से लीड करे कि वो उसको जीत सके आराम से। या कोई भी उसको जो आपका लीडर है उसको जो कोई काम दिया जाए वो अच्छे से वो कंप्लीट कराए अपनी जो टीम है उससे। तो एक मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग अगर आप लीडर की देखोगे वो क्या है, कोई ऐसा इंसान जो बाकियों को डायरेक्ट करता है, यानी बाकियों को चीज़ें बताता है करने के लिए। तो अब हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ को। जैसे सबसे पहले अगर आपको लीडर बनना है, आपकी एक जो फिज़िक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप जो है मतलब आपकी बॉडी वगैरह अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए, कि मतलब ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो या बहुत ज़्यादा ये हो ओबीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए अगर आपको लीडर बनना है तो आपकी अपनी जो फिज़ीक है, आपकी जो बॉडी है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि कोई देखते ही आपको बोले वाह यार हम भी इसकी तरह होते, हमारी बॉडी भी इसकी तरह होती। तो ये सबसे पहले। उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरे से बात करो, कोई अपना आइडिया ही बताओ कि उनको वो समझ आ जाए, ठीक है, और उनको अच्छा लगे, उनको आपको देख के उनका मन खुश हो जाए और वो पूरे मन से आपके साथ बात करें। बहुत सारे लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में भी, जब वो कोई आता है तो आप बोलते हो कि काश यार ये मुझसे बात करता, हम बात करते। तो सब बोलते वाह यार ये कितने अच्छे इंसान के साथ चल रहा है। तो वैसे होता है ना कोई इंसान, तो वैसे हमें अपनी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी करनी है। उसके बाद हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई लीडर ही कोई डिसिप्लिन को तोड़ेगा तो फिर उसका जो दूसरा बंदा है वो क्या करेगा। तो हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, यानी आपको झूठ वूठ नहीं बोलना है, आपको जो भी काम करे वो पूरे सिंसियरिटी के साथ करना है। वैसे ही आपका आपका मतलब एक नेचर होना चाहिए। आपका ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए, मतलब माइंड, यानी आप बहुत आगे का सोचते हो। ऐसा नहीं कि आपकी जो सोच, बहुत सारे लोग होते हैं उनकी सोच थोड़ी छोटी होती है, मतलब वो कुछ लोग जो उसकी टीम में कुछ लोग होते हैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते। अगर वो कुछ अलग कहीं पहाड़ी इलाके के होते हैं या कुछ होते हैं तो उनको बहुत बुरे तरीके से वो करते हैं, छोटी सोच रखते हैं। तो वैसे आपको नहीं रहना है। तो अगर आपको एक लीडर बनना है तो आपकी जो माइंड है आपको बहुत लंबा सोचना है उसके लिए। तो बहुत बार हम हार भी जाते हैं, बट कोई होते हैं कि वो उस पर फिर गुस्सा करते हैं कुछ। लेकिन ऐसे लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं, हार गए अगली बार तो जीत सकते हैं ना, हमें और अपनी कमियों को देखना है, उनको ठीक करना है, फिर हम वापस जीतेंगे। तो ऐसा लीडर होना चाहिए, ऐसे आप लीडर बन सकते हो। उसके बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए आपको बोले यार ये कैसा लीडर है, तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो शायद मत ये सच ही बोल रहा है, मैं शायद अच्छा लीडर नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत नहीं मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप चीज़ कर रहे हो उसमें आप आज नहीं तो कल जीत पा ही लोगे। उसके बाद आप करेजियस होने चाहिए, यानी जो ऐसा नहीं है कि आप कोई हार के ऐसा नहीं है कि कोई आप प्रॉब्लम देखो उसके सामने हार मान लो। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब बहुत हिम्मत रखनी है। आप मतलब करेजियस हो कि आप मतलब कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे सॉल्व कर लो। और मतलब आप ऐसी आपकी पर्सनैलिटी हो कि आप डरो ना जल्दी से, मतलब आप रिस्क लेने वाले इंसान हो। उसके बाद आपको अपने जितने भी ग्रुप के लोग हैं उनके साथ अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद आपको इम्पार्शल होना है। ये नहीं है कि आप किसी को, जैसे पहले मैंने आपको बोला था इससे पहले, कि जो आप कोई अलग कम्युनिटी का इंसान होगा उसके साथ आप
भेदभाव करोगे वो नहीं आपको करना है, आपको सबको एक जैसे तरीके से ये करना है, ट्रीट करना है। अब उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा वो है वैल्यू एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, यानी हम वैल्यूज़ वगैरह फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम जब फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसे हम ब्रदरहुड वाली क्वालिटी सीखते हैं, मतलब भाईचारा वगैरह सीख लेते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, यानी कभी हमने कोई गेम नहीं खेली होती है तो पहले पहले हमें बहुत डर लगता है, जब लेकिन हम बार बार कोई चीज़ करते हैं तो फिर हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से जो हम कोई फिर अलग चीज़ों में भी उसी तरीके से बन जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अगर ये एक चीज़ कर पाते हैं, ये गेम खेल पाते हैं, तो बाकी चीज़ें भी हम कर ही लेंगे। उसके बाद हमारी जो सोशल और मॉरल क्वालिटीज़ है वो अच्छी हो जाती हैं, यानी सोशल मतलब जो लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है वो हम सीख पाते हैं थ्रू एक्टिविटीज़। हमारे मॉरल क्वालिटीज़ वगैरह, यानी सही क्या है गलत क्या है, वो सारा उसमें हम डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। उसके बाद हमें जॉब यहाँ पे हमारी एक जो हो जाती है कि जो जॉब वगैरह के लिए, मतलब जो जॉब है, मतलब जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी अभी कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि चीटिंग वगैरह कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से कल को कोई जॉब वगैरह उसमें आप कोई चीटिंग मत करते हो, तो कल को कोई जॉब आपकी होगी, जब आप जॉब कोई करोगे तो आप वहाँ पे भी आपको आएगा कि नहीं, मतलब जब जैसे मैं वो कोई एक्टिविटी करता था उसमें चीटिंग नहीं करता हूँ तो मैं इसमें भी कोई चीटिंग नहीं, मैं अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे तरीके से करूँगा, जॉब अच्छे तरीके से करूँगा, तो वो इसके थ्रू हो जाता है। हार्मनी यानी एकता का जो प्रिंसिपल है वो आप सीख जाते हो कि एक साथ कैसे आप मिलजुल के रहोगे। नेशनल इंटीग्रेशन यानी जो आपकी जो कंट्री है उसके जो लोग हैं उनके साथ आपका, जितने भी अलग अलग लोग हैं उनके साथ आप मिलजुल के रहना सीख लेते हो। कल्चरल हेरिटेज, आपको अपने कल्चर के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। सिंपैथेटिक एटीट्यूड यानी आप बाकियों की तरफ नरम दिली से देखना सीख लेते हो, यानी उनको सिंपैथी मतलब आप सीख लेते हो कि ये सिंपैथी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मतलब किसी को डांट दो, कुछ कर दो, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। अगर आप ये सारी फिज़िकल एजुकेशन पढ़ते हो और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो उससे आप ये भी सीख लेते हो। तो ये सब होने के लिए मैटर करता है कि आपका जो कोच वगैरह होगा वो कैसा होगा, जिस तरीके से, यानी जो लीडर होगा, अगर आपका लीडर होगा उसको देख के, अगर लीडर में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो आप उसको देख के आप भी ऐसे बनोगे। वहीं अगर आपका लीडर जो होगा वो रफ़ होगा, मतलब वो सारी इन चीज़ों को नहीं मानता होगा, तो आप भी वैसे ही बन सकते हो। तो इसीलिए आपका ये आपको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपका जो चैप्टर है, बस ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी अगर आप और चाहते हो, बाकी मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो।